सामने आया। अनुराग ठाकुर को देखिए, जो यहाँ पर गोली मारने की बात करते हैं, जो यहाँ पर बिरयानी खाने की बात करते हैं, आतंकवादी कह देते हैं मुसलमानों को, उन पर एक्शन नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या दौर था यहाँ पर। अभी उसे बीते हुए काफ़ी समय भी नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर आराम से घूमते नहीं होता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन नहीं होगा। यहाँ पर तब एक्शन होगा जब कोई विपक्षी पार्टी बोलेगी। यहाँ पर एक्शन तब होगा जब रमेश बिधूड़ी को लेकर अगर कहा जाए यहाँ पर किन शब्दों का इस्तेमाल करें, उग्रवादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, यहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं, और वो भी भरी संसद में। आप उनके व्यवहार को देख सकते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं जो ऐसे भरी पार्लियामेंट में ऐसे शब्दों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज इस वक्त वो मुद्दा जो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि जहां एक और सनातन धर्म पर छिड़ा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी को लेकर के अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि संसद से लेकर सड़क तक रमेश बिधूड़ी के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला जा चुका है, और अब मांग हो रही है कि अब पार्टी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले। आखिरकार रमेश बिधूड़ी ने ऐसा कर क्या दिया कि तमाम विपक्षी दल तो रमेश बिधूड़ी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आ ही रही है, लेकिन अब इस कतार में खड़े नजर आ रही है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी। दरअसल आपको बता दें कि बीते गुरुवार यानी कि 21 सितंबर को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही थी। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से, या फिर यूं कहें पक्ष की तरफ से, सांसद रमेश बिधूड़ी अपना वक्तव्य दे रहे थे, और इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब वो सवालों के घेरे में खड़े हो चुके हैं कि क्या वो मुस्लिम धर्म के विरोध में है, क्या वो मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और क्या जनता ने उन्हें अपना वोट दे करके गलत फैसला ले लिया है। ये तमाम सवाल आज सुबह से देखने को मिल रहे हैं। दरअसल सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का वो वीडियो, वो बयान जो वो लोकसभा में दे रहे थे चंद्रयान 3 की सफलता के दौरान। सुनिए जरा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ये बता रहा हूं सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 Bharatiya Janata Party MP Ramesh Bidhuri uttered derogatory, insulting remarks against fellow Member of Parliament in House yesterday. Extremely insulting. How was this offensive language allowed by the Speaker of the House? Does this not affect the garima of the House, which BJP speaks about? You allow a molester to be in the House. Does this not affect the respect of the House? All India Trinamool Congress condemns this kind of parliamentary behavior. I want to say and bring to your notice something very shocking that happened in the Lok Sabha yesterday in Parliament. Bharatiya Janata Party's, BJP's South Delhi MP Ramesh Bidoori made some comments on the floor of the Parliament while giving his speech. These comments were directed at a Muslim MP, a fellow Member of Parliament colleague. And on the floor of the Parliament, Ramesh Bidoori, and I absolutely hate to point out even these despicable words, but BJP's Ramesh Bidoori referred to a Muslim MP in the Lok Sabha using the words katua, bhadwa,
and Mullah Atankwadi. This sort of language is now being used on the floor of the parliament, and the BJP MP in question, Ramesh Biduri, has not faced any action, let alone any condemnation from his party or from Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi, when he goes to America and when he travels around the world, likes to say that, oh, democracy is in our DNA and nobody is discriminated against, etc., etc. But this is not even a random comment made somewhere outside. On the floor of the parliament, a MP from Prime Minister Modi's party, BJP, made extremely Islamophobic, derogatory and criminal comments against a Muslim member of parliament. This shows the mentality of the BJP and how they look at Muslims and minorities and Adivasis and tribals in our country. I call upon Prime Minister Modi and the BJP to condemn this statement by Ramesh Biduri immediately and take action against him. By action, I don't mean, oh, I will not speak to him like Prime Minister said with Pragya Singh Thakur. I mean Prime Minister Modi must take action and must suspend Ramesh Biduri for making these extremely disgusting communal remarks on the floor of the sacred temple of democracy. देखा आपने, ये वही भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी हैं जो 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर साफ तौर पर तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रहे थे। जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के सांसद, बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली को लेकर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो हम आपको शायद पूरी तरह से सुनवा भी नहीं सकते। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि दानिश अली ने सदन में इस तरीके का भाषण दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ ना तो पार्टी द्वारा कोई एक्शन लिया गया और ना ही यहां पर स्पीकर द्वारा। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता, अगर विपक्ष रमेश बिदूड़ी को लेकर के ये मांग नहीं उठाती, अगर दानिश अली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी नहीं लिखते, तो क्या ये जो सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की वो आम जनता के सामने आती भी या नहीं? और इसी सवाल को लेकर हम एक बार फिर से न्यूज रूम में आ चुके हैं, क्योंकि वाकई में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। क्योंकि सनातन धर्म के विवाद को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे, और आज वही मंत्री, वही नेता पूरी तरह से खामोश है। यहाँ पर नाजमीन मेरे साथ है। नाजमीन, सीधा और सटीक सवाल, सनातन धर्म पर पूरी की पूरी भाजपाई फौज खड़ी हो जाती है, लेकिन आज जब इस्लाम धर्म को लेकर उन्हीं के पार्टी के सांसद इस तरीके का बयान देते हैं, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब तक जब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता। देखिए, अब तक आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही रहा है कि कैसे करके हम अपनी पार्टी के इन सांसदों को बचा लें, मंत्रियों को बचा लें। बयान यहाँ पर रमेश बिदूड़ी का नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे बयान सामने आया। अनुराग ठाकुर को देखिए, जो यहाँ पर गोली मारने की बात करते हैं, जो यहाँ पर बिरयानी खाने की बात करते हैं, आतंकवादी कह देते हैं मुसलमानों को, उन पर एक्शन नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या दौर था यहाँ पर। अभी उसे बीते हुए काफ़ी समय भी नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर आराम से घूमते हैं, आराम से बैठे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, यौन शोषण में घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि रमेश बिदूड़ी के खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन नहीं होगा। यहाँ पर तब एक्शन होगा जब कोई विपक्षी पार्टी बोलेगी, यहाँ पर एक्शन तब होगा जब कांग्रेस पार्टी बोलेगी, यहाँ पर तब होगा जब वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि धर्म पर असल में चोट पड़ी है। यहाँ पर अगर विपक्ष करे तो वो गलती है, अगर खुद करें तो वो गलती नजर नहीं आती है। तो रमेश बिदूड़ी को लेकर अगर कहा जाए यहाँ पर किन शब्दों का इस्तेमाल करें, उग्रवादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, यहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं, और वो भी भरी संसद में। आप उनके व्यवहार को देख सकते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं जो ऐसे भरी पार्लियामेंट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे तो बीच सड़क पर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े भी देख लिए जाते हैं, उन्हें देख के भी कहा जा सकता है कि इनके व्यवहार से पता चलता है कि ये यहाँ पर जो कर रहे हैं ये कितने पढ़े लिखे हैं या कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप रमेश बिदूड़ी को भी देख सकते हैं किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या यही बैकग्राउंड है उनका
का, जब भी उनके बयान सामने आते हैं लड़ाई झगड़े वाले ही आते हैं, जब भी बयान सामने आते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपत्तिजनक वाले होते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर उन्होंने एक समुदाय को टारगेट कर दिया। अच्छा नाज़मीन, देखिए यहाँ पर अगर विपक्ष से संजय सिंह मणिपुर पर सिर्फ सवाल पूछ लें तो उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर एक सांसद दूसरे सांसद के धर्म पर सवाल उठाता है, संसद में गाली गलौज करता है, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करता है तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कारण बताओ नोटिस थमा दिया जाता है और 15 दिन का समय दिया जाता है कि भाई सोचिए समझिए किस तरीके से बयान को आपको लीपापोती करने पूरा समय दिया जाता है। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कितना भेदभाव कर रही है अपने नेता को बचाने के लिए। 15 दिन का समय और यहाँ पर संजय सिंह, राघव चड्ढा, तमाम नेताओं को जिस तरीके से लोकसभा से तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या ऐसे में न केवल पार्टी बल्कि यहाँ पर जो सभापति होते हैं क्या उन पर भी सवाल खड़े होने चाहिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं सवाल खड़े होने चाहिए। सवाल इसलिए खड़े होने चाहिए कि अब तक तो यहाँ पर रमेश बिदूड़ी को एकदम सस्पेंड कर देना चाहिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो आप सोचेंगे कि सिर्फ मणिपुर पर जो एक तरीके हिंसा देखी जा रही थी, संजय सिंह ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट में आकर प्रधानमंत्री जवाब दें, क्यों मणिपुर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्यों मणिपुर की आग को नहीं सुलझा पा रहे हैं, क्यों ऐसे में प्रधानमंत्री सिर्फ कुछ सेकंड संसद के बाहर बोलते हैं, संसद के अंदर आके बोलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ इतना ही बोलते हैं और सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इसमें गलती क्या थी संजय सिंह की? राघव चड्ढा को देख लिया, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के, उन्होंने भी तो मणिपुर को लेकर ही चर्चा की थी, लेकिन उनको भी ये कह दिया जाता है कि आपको यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर सोच देख सकते हैं कि अपनी ही पार्टी पर आए तो यहाँ पर बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। अब राजनाथ सिंह के बयान को देखिए, यहाँ पर राजनाथ सिंह का बयान सामने आता है कि मैं उनकी गलती की माफी मांगता हूँ, बल्कि राजनाथ सिंह को तो ये कहना चाहिए कि हमारी पार्टी कड़ा एक्शन लेगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ना सिर्फ यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय को लेकर देखिए, आप किसी भी समुदाय पर अगर बोलेंगे तो वो बहुत ही गलत देखा जाएगा। यहाँ पर आप मणिपुर नहीं पहुँचते हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, जब चंद्रयान 3 की सफलता की बात कही जा रही है तो यहाँ भड़कते हुए दिखाई देते हैं। तो आपकी पार्टी, आपकी छवि का रूप सबके सामने दिखाई दे रहा है। वाकई में देखिए यहाँ पर ये सवाल तो उठने लाजमी है और देखिए इस बीच हमारे साथ दौलत जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। दौलत, देखिए संजय सिंह अगर मणिपुर पे सवाल पूछे तो तुरंत सस्पेंशन होता है, लेकिन रमेश बिदूड़ी यहाँ पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, धर्म पर प्रहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं तो उन्हें ये कहकर मौका दे दिया जाता है लोकसभा स्पीकर द्वारा ही कि अगर भविष्य में दोबारा ऐसी टिप्पणी की गई, इस तरीके का व्यवहार देखा गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये जो चीजें देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि इस तरीके से क्या लोकसभा या संसद को जो मंदिर कहा जाता है, मंदिर हम मानते हैं, यहाँ पर तमाम नेता मानते हैं, क्या अभी भी वो मंदिर रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि सांसदों को पूरी तरह से मंदिर में रखी मूर्तियों के तौर पर बना दिया गया है, उनका ना तो सदन की कार्रवाई में कोई कह सकते हैं योगदान रहता है। तो किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं, जो भेदभाव यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर सभापति द्वारा किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बढ़िया मुद्दा जो है आपने उठाया है कि यहाँ पे किस तरीके से नजरअंदाजी करी जा रही है इस बयान की। जब वो उस समय ये सब बोल रहे थे एक नेता को, सबसे पहले तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम छोड़ा जाए या फिर जो पक्ष विपक्ष उसको छोड़ा जाए, लेकिन देखा जाए कि क्या संसद भवन में इस तरह की भाषा जो है अपनाई जाती है, किस तरीके से बोला जाता है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। वहाँ पे सभापति भी कुछ नहीं बोले, लेकिन जो बीजेपी के नेता थे सामने सामने देखा जा सकता है कि हर्षवर्धन किस तरीके से इन सब बातों पर हंस रहे थे। तो ये दिखाता है कि बीजेपी की जो भाषा शैली है कितनी बुरी तरीके से उनकी भाषा शैली जो बिगड़ी हुई है, और ना ही उनके नेता जो हैं यहाँ पर इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। राजनाथ सिंह का बयान तो आता है लेकिन वो ये नहीं कहते कि कार्रवाई करेंगे, वो माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा जाए तो संसद भवन की कार्रवाई को एक तरीके से सर्कस बना के रख दिया है, और उसमें सबसे बड़े उसमें देखा जाए जो जिनकी गलती इसमें मानी जाए तो सभापति हैं, जो आराम से बैठ के वो सब देखते रहे। ये सब गाली गलौज चल रही थी, वो उनको आतंकवादी कह रहे थे, बाकी सब चीज़ें कह रहे थे जो हम सबने क्लियरली सुना, फिर भी वो बैठे हुए थे, बीजेपी नेता हंस रहे थे। तो बिल्कुल ये सोचने वाली बात है, कार्रवाई है कि सर्कस है। अच्छा दौलत, यहाँ पर एक आखिरी सवाल, देखिए रमेश बिदूड़ी ने जो कुछ भी कहा उससे लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मायावती ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, तमाम विपक्षी दल के नेता नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सबसे मजबूत नेता, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे मीडिया ने सवाल पूछा रमेश बिदूड़ी को लेकर के, तो जहां उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद कार्रवाई की मांग करेंगे या फिर सरकार पर सवाल उठाएंगे, पार्टी पर सवाल उठाएंगे,
तो ऐसे में उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि क्या कहते हैं, ये जो कार्रवाई है ये पार्लियामेंट इसे देखेगी, इस पर स्पीकर साहब ही कोई फैसला लेंगे। तो क्या लग रहा है कि मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक लगने के बाद क्या राहुल गांधी अब सोच समझकर बयान दे रहे हैं, भावनाओं में बहकर कुछ भी नहीं कह रहे कि इतनी मुश्किल से जो सदस्यता मिली है वो कहीं फिर से ना छीन ली जाए? देखिए, जैसे पूरी पब्लिक हताश है कि इस तरीके से संसद भवन में इस तरीके की भाषा बोली जा रही है, लेकिन लोग वहाँ बैठ के हंस रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे। तो बिल्कुल ऐसी हताशा राहुल गांधी को भी होगी कि लोकसभा में सब क्या हो रहा है। वो तो जो है लोकतंत्र का मंदिर है और इस तरीके से हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं संसद भवन को लेकर, लेकिन उसमें किस तरीके की भाषा बोली जा रही है और कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल हताशा यहाँ पे लोगों को है, राहुल गांधी को भी है। इसी वजह से उन्होंने जो है अपना इस तरीके का बयान जो है कि एक लिमिटेड बयान उन्होंने इस पूरे मुद्दे के ऊपर दिया। वाकई में देखिए, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इस वक्त अब राहुल गांधी भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम जो नेता हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, चाहे सांसदों को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो। कहीं ना कहीं ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह भी इस तरीके का बयान दे चुके हैं पहलवान खिलाड़ियों को लेकर। तो इसी सवाल को लेकर आकाश आपसे समझना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने अपनी मर्यादा को लांघा हो, शब्दों को यहां पर कह सकते कहीं ना कहीं उसका अपमान किया हो। और पहली बार देखने को मिला कि संसद जिसे मंदिर कहा जाता है वहां पर इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते हैं, अमित शाह मौजूद होते हैं और तब भी किसी का कुछ ना कहना, यहां पर ना तो सभापति कुछ कहते हैं, ना ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री कुछ कहते हैं, बल्कि तालियां बजाते हुए नजर आते हैं, तमाम ऐसी चीजें। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि भारत देश की जो राजनीति है वो अब एक अलग ही रूप यहां पर लेती जा रही है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में? जी हाँ, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आप देखिए कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं। कई बार नेता अपना मर्यादा भूल जाते हैं, मुझे क्या बोलना है। इस बार तो हद ही कर दी, संसद के अंदर ऐसी बातें बोल दी, ऐसी अपमानजनक बातें जिसको सुनकर लोग हंस हो जाएं। आप देखिए, आम लोग जो बच्चे होते हैं, जो ना अनपढ़ के बराबर होते हैं, ना समझ होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। बीजेपी के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं एक सांसद होकर। इस तरह की बातें संसद में शोभा नहीं देती, वो भी तब जब संसद की सभा चल रही हो। वहीं स्पीकर जो वहाँ पर मौजूद है उनको रोक रहे हैं, उसके बाद भी रुकने को तैयार नहीं। उनके बीजेपी के कई नेता हंस रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे बोल दिया। वहीं फिर जब बात की जाती है तो राजनाथ सिंह आते हैं और माफ़ी मांग के चले जाते हैं। अगर बीजेपी के नेता गलती करते हैं तो उसको पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, इतना बोल के कि माफ़ी चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं तो हंगामा कट जाता है, मणिपुर के मुद्दे पर कोई बोल देता है हंगामा कट जाता है। वहीं आप देख लीजिए सपा पार्टी के नेता, ये मान के चलिए अगर बीजेपी पार्टी का कोई नेता कुछ बोल दे तो वह सत्य और दूसरे पार्टी का बोल दे तो असत्य के रूप में देख लिया जाता है। तमाम नेताओं ने बयान दिए लेकिन उनकी बात को कोई ध्यान नहीं देता, बस बोलते ही रहते हैं लोग। और राजनाथ सिंह एक पर्दा डाल के चले गए, 1-2 दिन ये बात चलेगी, फिर ये बात बंद हो जाएगी। वाकई में देखिए, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है और इस चीज को समझने की भी कोशिश यहाँ पर करेंगे। जिस तरीके से तमाम अब सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष पे भी सवाल उठ रहे हैं और मोदी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी प्रांशी हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का जो मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर इसी चीज को मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई तो हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में ऐसा लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी को एक मौका दिया जा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा ने 15 दिन का समय दिया है। तो जहां एक और संजय सिंह को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, राघव चड्ढा को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, अधीर रंजन को सस्पेंड कर दिया जाता है, ऐसे में संसद में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना और उन्हें 15 दिन का समय देना, किस तरह से इसे देख रही हैं? जाहिर है कि यहाँ पर इससे यही कहा जाएगा कि ये मोदी की कूटनीति है। 2024 काफ़ी नज़दीक है और 24 को नज़दीक रखते हुए जिस तरह से मोदी सरकार फैसले ले रही है, अचानक से यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी जो मोदी सरनेम में फंसते हुए नजर आए थे, राहुल गांधी की सदस्यता तक चली गई। हालांकि अब तो उन्हें सदस्यता उन्हें वापस मिल चुकी है, लेकिन राघव चड्ढा ने जब मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी बात रखी तो तुरंत उन पर एक्शन क्यों लिया गया? आखिरकार यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जिस तरीके से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिए गए? सिर्फ और सिर्फ उनका वीडियो डिलीट कर देना कोई एक्शन वाली बात नहीं हुई। जेपी नड्डा जिस तरह से कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, तो ये कारण बताओ नोटिस राघव चड्ढा के लिए क्यों नहीं किया गया? आखिरकार सिर्फ और सिर्फ अपने ही सांसद के लिए क्यों नहीं? आज यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के नेता जो अपनी बात रख रहे हैं, उनका कहना साफ तौर पर यही है कि बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से व्यवहार किया है महिलाओं के साथ, एक महिला पत्रकार के साथ उनका व्यवहार देखने को मिला, तब उन पर भी कोई कड़ा एक्शन नहीं
नहीं लिया गया। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो रणनीति सिर्फ विपक्षी दलों के लिए ही देखने को मिलती है। अगर किसी अन्य दल का ये कोई नेता होता, इस तरह का व्यवहार करता, संसद की मर्यादा को वह बनाते हुए नजर नहीं आता, तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाता। तो जाहिर है प्रज्ञा, जो 15 दिनों का वक्त दिया गया है वो 15 दिनों का वक्त होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आज जो सांसदी रद्द की जाने की बात कही जा रही है तो सांसदी उनकी रद्द होनी चाहिए थी। ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने आती है कि 15 दिन का वक्त देकर आप उन्हें एक दूसरा मौका दे रहे हैं। ओम बिरला जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोबारा ऐसा करेंगे तो बख्शेंगे नहीं, मतलब आप उन्हें दोबारा मौका दे रहे हैं कि वह दोबारा बोलेंगे। जिस तरह से सदन में उनकी हरकतें देखने को मिली, अगर बाहर होते तो जाहिर है कि वो तो हाथ उठाते हुए नजर आते। तो इस तरह से देखा जाए बीजेपी यहाँ पर साफ तौर पर उन्हें मौका देती हुई नजर आ रही है और ये मौका उन्हें मिलना ही नहीं चाहिए। वाकई में देखिए, कहीं ना कहीं यही बात विपक्ष भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग यहाँ पर सांसद रमेश बिदूड़ी द्वारा किया गया है सदन में, ऐसे में दूसरे मौके की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर पार्टी को तुरंत उनके खिलाफ एक्शन ले लेना चाहिए था और कहीं ना कहीं उन्हें सदन की कार्रवाई से तुरंत सस्पेंड भी कर देना चाहिए था। मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार रमेश बिदूड़ी को लेकर के कब कड़ा एक्शन लिया जाता है या फिर सांसद बृजभूषण शरण सिंह की तरह उन्हें भी कहीं ना कहीं मौकों पर मौके देते रहेगी भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।